हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि 69 बीपीएससी जो कि होने वाला है 30 सितंबर को, उसके लिए हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे 69 बीपीएससी में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने संथाल विद्रोह तक का कवर किया था। इस क्लास में हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। बिहार बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इसे उलगुलन या महान हलचल की संज्ञा दी गई है। पहली बात कि मुंडा विद्रोह को उलगुलन या महान हलचल की संज्ञा दी गई थी। 1899 से 1900 में हुए इस आंदोलन ने दक्षिण रांची समेत अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया। चूँकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, अंततः इसे मुंडा विद्रोह भी कहा गया। मुंडा विद्रोह काफ़ी फेमस विद्रोह था क्योंकि ये ट्राइबल लोगों का एक विद्रोह था और इनका अभी हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी ऐसी मजबूरियां थी जिनकी वजह से ये विद्रोह काफ़ी संगठित रूप में हुआ। यह विद्रोह सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भू स्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण घटित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन रूप में हुआ। जो बेसिक प्रॉब्लम थी मुंडा रिवोल्ट की वो ये थी कि जो जमींदारी सिस्टम है वो वहाँ पे लागू की गई और जो उनके खुद की जो स्वामित्व थे, जो भू राजस्व की जो उनकी स्वामित्व के जो अधिकार थे वो उनसे छीने गए, जिसके विरोध में ये आंदोलन हुआ। इस विरोध में जो मुख्य किरदार हैं वो बिरसा मुंडा हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची के वर्तमान खूंटी जिले में उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा जी का जो जन्म हुआ था। बिरसा की आरंभिक शिक्षा का नाम जयपाल और एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया था और 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईबासा के नाम के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद के नाम से हुआ। बिरसा मुंडा की फैमिली ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम जयपाल था और बिरसा मुंडा की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो एक ईसाई मिशनरी स्कूल में की गई थी। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म का त्याग कर आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहां इन्होंने वैष्णव धर्म को जाना। इसके पहले बिरसा मुंडा जो है मतलब ईसाई धर्म की पढ़ाई जो थी, जो उनके मिशनरी स्कूल्स थे उसमें वो पढ़ रहे थे। फिर आगे चल के उन्हें आनंद पांडे से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने जो ईसाई धर्म था उसको छोड़ करके और ये अपने बिरसा धर्म की स्थापना ये करते हैं आगे चल के। फिर बिरसा ने मुंडा, वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों को मिला जुला करके एक धर्म चलाया जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा और इसके अनुयायी बिरसाइत कहलाए। तो बिरसा मुंडा ने एक अपना खुद का धर्म बनाया था, उसका नाम था बिरसा धर्म, और उसको जो फॉलो करते थे उनको कहते थे बिरसाइत। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहना, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियाँ एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एक ईश्वरवाद के उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोगा की पूजा करने पर बल दिया। मतलब इन्होंने काफ़ी काम किए थे कि नशा मुक्ति होनी चाहिए, इसके अलावा सामाजिक कुरीतियाँ जो है वो भी दूर होनी चाहिए, अंधविश्वासों को त्यागना है, ऐसी तमाम चीज़ों पे इन्होंने काम करने के लिए कहा। 1895 में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल का कारावास की सज़ा सुनाई गई। अब बिरसा मुंडा की कहानी कहाँ से चेंज होती है? 1895 में क्या होता है कि इनको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है देशद्रोह के आरोप में। परंतु 2 वर्ष के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया जाता है। फिर 30 नवंबर को इनकी रिहाई होती है। रिहा होने के बाद बिरसा अपनी गतिविधियों को तेज कर दिए और एवं मुंडाओं का हथियारबंद करना प्रारंभ किए। इसके बाद जब बिरसा मुंडा वहाँ से आए तो इन्होंने अपने जो सिपाही थे, अपने जो लोग थे, इनको हथियार बंद करना प्रारंभ किया और इन्होंने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी। 25 दिसंबर 1899 को उलगुलन की आग सिंह भूमि के चक्रधार और रांची की खूंटी, करी, तोरपा, तामड़, बसिया क्षेत्र में भड़क उठी। ठीक है, तो फिर 25 नवंबर 1899 को ये आग काफ़ी तेज़ी से भड़क गई। विद्रोहियों ने ईसाई की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे।
परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनका इनिशियल टारगेट जो था वो सभी ईसाई लोग थे। फिर बाद में इन्हें लगा कि बहुत सारे लोग इसमें निर्दोष हैं, इसलिए इन्होंने फिर जितने भी सरकारी अफसर थे उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन किया। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी से कुछ दूर सेल रैकब पहाड़ी पर विद्रोहियों और अंग्रेजों में लड़ाई हुई, जिनमें कमिश्नर फारसेब और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हुई। 500 रुपये के सरकारी इनाम की लालच में जेराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दी और बिरसा को चक्रधार सिंह भूमि से पकड़ लिया गया। तो ये जो लड़ाई हुई वो 1 जून 1900 में ये लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी, मतलब जो स्ट्रीटफील्ड उनका नाम था, उन्होंने क्या काम किया कि उनकी लड़ाई काफ़ी अच्छी चली इन लोगों से सिंह भूमि में, और अंततः जो है उसमें बिरसा मुंडा के जो टीम थी उनकी हार हुई। इसके बाद कुछ लोगों ने पैसे के लालच में आकर के बिरसा मुंडे का जो स्थानीय पता था वो उन लोगों को बता दिया, जिसकी वजह से बिरसा मुंडा पकड़े गए। विद्रोह का कारण। अब विद्रोह का मेन कारण क्या था? मुंडा खूंट कटी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों की भ्रामक नीतियां और मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा। तत्कालीन कारण क्या था? 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम। जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो ऐसा नहीं था कि मतलब डायरेक्टली किसी एक बात पे इतना बड़ा विद्रोह हो गया हो। स्टार्टिंग ये थी कि जो व्यवस्था थी उनकी मतलब खूट कटी करके एक व्यवस्था हुआ करती थी, उस व्यवस्था का बंद होना, उसके बाद मतलब बेगारी का प्रचलन होना, फिर मिशनरियों का आना और मिशनरी जो अपनी नीतियाँ बताती हैं उनसे परेशान होना और उनको सरकार पे उनका विश्वास कम होना। और जो तत्कालीन कारण था वो था कि एक जो छोटा नागपुर में वन सुरक्षा अधिनियम आया था, उससे उन लोगों को ये लगा कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग विद्रोह करने पे उतर आए। विद्रोह के मुख्य उद्देश्य: स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, दिकुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त करना और अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना। विरोध के महत्वपूर्ण परिणाम: वर्ष 1902 में गुमला और वर्ष 1913 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खूंटकटी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें निर्धारित करना। अब जब बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ, इसके बाद फिर 1902 से लेकर के 1908 तक मेजर चेंज किए गए और लगभग जो सारी मांगें थी जो जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था उसको स्वीकार भी कर लिया गया और जिसके फलस्वरूप जो है वहाँ पे काफ़ी शांति व्यवस्था की स्थापना की गई। अब इसके बाद जो अगला फेमस आंदोलन था वो था ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ताना भगत या ताना भगत। ताना शब्द का अर्थ है तानना या खींचना। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना और एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें ताना भगत और इनके आंदोलन का नाम ताना भगत आंदोलन कहा गया। अब नाम से ही स्पष्ट है कि ये मतलब अपनी खराब स्थिति से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस टाइप के आंदोलन की स्थापना की थी। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म, कुरुख एवं उराव का मूल धर्म के नाम से जाना जाता था। अप्रैल 1914 से उसने उरावों के धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मवंश उरावों के देवताओं की आराधना पर बल दिया, पशु बलि, मांस मदिरा और कुरीतियों के त्याग पर बल दिया। वस्तुत जतारा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उनसे दिखुओं की यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिसके कारण वर्ष 1916 में उन्हें कारागार में डाल दिया गया। प्राय आदिवासियों द्वारा जतारा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं उन्हें जर्मन कैंसर बाबा भी कहा जाता है। अब देखिए, बेसिक चीज़ ये थी कि 1914 के आसपास ये आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में ये था कि उनका बेसिक ये था कि हम जो है पशु बलि नहीं करेंगे और इन्होंने मतलब एक वहाँ के देवता थे धर्मेश, जो कि उरावों के देवता माने जाते थे, उनकी आराधना पे बल दिया। इसके अलावा इन्होंने जो कुरीतियाँ थी, सांस्कृतिक कुरीतियाँ थी, उनको त्याग करने की मांग की। इन्होंने कहा कि हम मालगुजारी, जो कि उस वक्त एक तरीके का कर हुआ करता था जो कि ब्रिटिश सरकार लेती थी, उसको इन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम
बेगारी नहीं करेंगे। बेगारी का मतलब ये होता है कि आप काम करें और आपको उस चीज़ के पैसे ना मिले। तो उन्होंने कहा कि अगर यदि हमें पैसे नहीं मिले तो हम नहीं करेंगे। इन्होंने मांस मदिरा का त्याग करने की भी बात कही, और जो भी बाकी सांस्कृतिक कुरीतियाँ हैं इन्होंने उनसे भी बाहर निकलने की बात कही। और इन्हें जर्मन कैंसर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि जर्मन कैंसर बाबा किसका नाम था। आगे ताना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भिखू भगत ने नेतृत्व प्रदान की। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजपद समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए, भू राजस्व समाप्त किया जाए। अब देखिए क्या था कि इनका जो बेसिक रीज़न था उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने जो पलामू के राजा थे इन्होंने बताया। इनकी 4 शर्तें थी। पहला तो यही था कि स्वशासन आए, मतलब खुद का शासन हो। फिर राजपद जो राजा का सिस्टम है वो ख़त्म हो, समानता मिले लोगों को, भू राजस्व का जो कर है उसको भी समाप्त किया जाए। पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलाव को दर्शाती हैं। हालांकि राजा इन सब चीज़ों को उस वक्त इतनी आसानी से नहीं दे दिया करते थे, तो इसलिए राजा ने इस चीज़ को मना कर दिया। फिर भी वहाँ के लोगों में इस बात को लेकर के काफ़ी वर्चस्व रहा है, और जो कि आप देख सकते हैं। दिसंबर 1919 को तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छिड़ पड़ने लगा तथा इसे धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भगत ने गांधी जी के बारे में सुना और वे समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतारा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। जबकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। अब इसमें फिर क्या होता है कि बाद में जो ये आंदोलन है ये एक तरीके से धार्मिक आंदोलन बन जाता है। तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं, इसको मतलब राजनीतिक ही रहना चाहिए ताकि हमारी मांगें पूरी हो सकें। और ये लोग गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इनको लगता है कि गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो इनको काफ़ी मतलब हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। और गांधी जी उस वक्त उनका जो प्रचलन था और उनका जो कद था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब उनको सभी धर्मों के लोग, सभी कास्ट के लोग काफ़ी सम्मान करते थे। ताना भगत ने शराब की दुकानों पर धरना देकर सत्याग्रह प्रदर्शन में भाग लेकर स्वतंत्रता के लिए सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा और खादी वस्त्र को भी अपनाया। अब ये लोग जो ताना भगत थे, या जो उनके बाद जो थे सिद्धू भगत जो ताना भगत के साथ थे, ये लोग गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अब इनकी प्रभावशाली मतलब गांधी जी से ये इस तरीके से प्रभावित हुए थे कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, चरखा वगैरह भी चलाए, और गांधी जी के मतलब काफ़ी आंदोलन में ये उनके साथ थे। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और वर्ष 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। ताना भगत उस मतलब जो उस कम्युनिटी के लोग थे वो सबसे ज़्यादा 22 और 23 दोनों में शामिल हुए थे। वर्ष 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में ताना भगत ने महात्मा गांधी को 400 रुपये भेंट भी दी थी। उस समय उन्होंने 400 रुपये भेंट दिए थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है 1857 का विद्रोह। इसकी मेन पॉइंट क्या क्या है। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह किया। आरा, जगदीशपुर, भोजपुर जिला के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में हुई। इसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। ये कुछ बेसिक है कि कहाँ से विद्रोह हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था। 3 जुलाई से हमारे यहाँ पटना में जो ये विद्रोह था स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद फिर दूसरा जो एपिसोड मतलब इंसिडेंट था वो 25 जुलाई को हुआ था। इसके बाद फिर धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ने लगा, और इसके जो मुख्य किरदार थे कुंवर सिंह, ये घायल हो जाते हैं उस समय। इनकी मृत्यु होती है, और उसके बाद जो है 1858 में, और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो भाई थे वो आंदोलन को संभालते हैं। वर्ष 1904 में बिहार टाइम के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। ठीक है, मतलब 1907 में जो बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण, उनकी डेथ जब हो जाती है
तो उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और इनका बहुत रोल है भारत के आज़ादी में। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ गए थे। चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य में एक समझौता होता है जिसे किसानों को अपनी भूमि में 3/20वें भाग में नील की खेती करनी थी। इसे 3 टकिया पद्धति कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह बेसिकली जो था वो इस बात को लेकर के था कि जो उस वक्त अंग्रेज व्यापारी थे वो नील की खेती करवाना चाहते थे। तो उनकी शर्त ये थी कि जो भी लैंड है, मान लीजिए अगर 20 पार्ट में लैंड है तो उसके 20 मतलब कोई लैंड है उसका 20 पार्ट आप बनाइए, 20 पार्ट में जो 3 पार्ट होगा उसमें आप नील की खेती करेंगे। उसको 3 टकिया सिस्टम कहा जाता था। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण से अंग्रेजों ने भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ थे। तो अब उसमें फिर क्या हुआ कि जब उनको लगा कि अब हमारे काम का तो है नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल जो कलर था उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। अब जब आर्टिफिशियल कलर की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आर्टिफिशियल कलर की डिस्कवरी होने की वजह से उनको अब आवश्यकता नहीं थी नील की खेती कराने के लिए। तो कहते हैं कि हमें जो है आप मुआवजा दीजिए इसके लिए, ठीक है। अब किसानों के पास पैसा नहीं था देने के लिए। मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल ने किसानों की समस्या लेकर के कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। तो जो राजकुमार शुक्ला थे ये जो जाकर के गांधी जी से मिले थे। अब मिलने के बाद इन्होंने गांधी जी को मतलब वहाँ के बारे में सारी चीज़ें बताई कि मतलब वहाँ पे क्या समस्याएं हैं किसानों के साथ, तमाम चीज़ें। सॉरी 10 अप्रैल 1817 को गांधी जी पटना पहुँचे। वहाँ से वे चंपारण पहुँचे। यहाँ मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी मजरूल हक से मिले। इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुँचे। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुँचे। यहाँ से वो हजारीमल धर्मशाला में रुके। अब इसके बाद यहाँ से एंट्री होती है गांधी जी की। गांधी जी का ये जब आते हैं यहाँ पे तो 10 अप्रैल 1917 को ये पटना पहुँच जाते हैं। तो चूँकि गांधी जी एक बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी थे तो इनसे अंग्रेज भी डरते थे अपने समय पे कि मतलब ये आदमी आंदोलन बहुत आसानी से करा सकते थे, तो इसलिए इनसे सभी डरते थे। और फिर गांधी जी के कुछ इसमें डिटेल दिए हुए हैं कि वो कब कब कहाँ गए, किसके पास गए। तो मोतिहारी पहुँचे, लास्ट में वो बेतिया 22 अप्रैल को पहुँचे। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, बृज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। मतलब इतने लोग जो थे गांधी जी के साथ थे। तो पूछा जा सकता है MCQ में कि कौन कौन थे। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रज किशोर प्रसाद, धरनीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराज कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी, FG स्लाइस अध्यक्ष आदि शामिल थे। वर्ष 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने 3 टकिया कानून को समाप्त किया। अब गांधी जी ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि 3 टकिया जो है सिस्टम समाप्त हुआ। 24 मई 1918 को गांधी जी मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किए। जो मोतिहारी में आश्रम बना हुआ है, तो 24 अप्रैल 1918 को इसका शिलान्यास हुआ था। इसके बाद फिर आता है खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1920 में हसन इमाम के नेतृत्व में इसे पटना में चलाया गया था। फिर खिलाफत के बाद आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। मदरलैंड नामक अखबार मजरूल हक ने निकाला था। ये पूछा जाएगा कि मदरलैंड नामक अखबार किसके लेखक मतलब किनका था, तो मजरूल हक का था। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया। वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास देशबंधु थे, ठीक है। 1 अप्रैल 1922 से लेकर के 12 अप्रैल 1922 तक ये आंदोलन चला था। और 1922 में कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था बिहार के गया में, उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, जिनको देशबंधु भी कहा जाता था। किसान सभा वर्ष 1929 में महाराज सजहानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सचिव बने। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ।
इसके बाद आता है बढ़िया ताल या बक्सत आंदोलन। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के पास चली जाती है, जिसे बक्सत कहते थे। इस आंदोलन को कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया। नासिक जेल में वर्ष 1999 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। वर्ष 1931 में पटना के बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1931 में पटना सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई थी। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर न अदायगी का आंदोलन चलाया। विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण के नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी जे आर्चर ने गोली चलवाई थी। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये पूछा जाता है आज़ाद दस्ता किसका था? जयप्रकाश नारायण का था। स्वतंत्रता प्राप्ति। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 19 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। पहले तो अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार को प्रांतीय सरकार में गठन हुआ। बिहार का प्रांतीय सरकार बना 1946 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत संघ की एक राज्य के रूप में शामिल हो गया। और दोस्तों, यहाँ तक जो था वो हम लोगों ने भारत का आधुनिक इतिहास देखा, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बिहार का भूगोल, ठीक है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसमें कम्प्लीटली जो है बिहार का जो भूगोल है, जो उनका क्षेत्रफल है, कहाँ पे कौन सी नदी बहती हैं, इन सब चीज़ों से डिटेल क्वेश्चन जो आने वाले हैं, इनको हम जो है कम्प्लीटली करके अपलोड करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।